नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और बहुत आपको बताते हुए मुझे प्रसन्नता है कि आज हमारे साथ एक ऐसी फिल्म की टीम है जो बहुत ही समीक्षकों की प्रशंसा बहुत पहले बटोर चुकी है और न सिर्फ भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस फिल्म की चर्चा हो चुकी है। ये ब्रिटेन में फॉल्कन अवार्ड जो है बहुत ही प्रेस्टीजियस उसको हासिल कर चुकी है। लैटिट्यूड जो एक फिल्म अवार्ड है गोल्ड उसका यानी सर्वोच्च, उसको इस फिल्म ने हासिल किया है और बड़ी ही दिलचस्प फिल्म है। जितना हमने अब तक इसके बारे में सुना है, पढ़ा है, इसका टीज़र और ट्रेलर देखा है, तो ये उत्सुकता मन में ज़रूर जगती है कि ये किस तरह की फिल्म है जो भारत में रिलीज़ होने के पहले समीक्षकों और दर्शकों का ध्यान बाहर अब्रॉड विदेश में अपनी तरफ खींच चुकी है। इसमें एक ऐसे एक्टर भी हैं जो अनगढ़ हैं। मैं उनके बारे में ज़्यादा प्रशंसा करूँगा तो पकड़ लेंगे मुझे, कहेंगे ए बुड़बक काहे बोलता है बे, ज़्यादा ऐसा तारीफ थोड़ी किया जाता है। वो इसी तरह के एक व्यक्तित्व हैं और जो वो अभिनेता हैं संजय मिश्रा जी, आप और हम उनके मुरीद हैं, वो ऐसे ही अभिनेता हैं। उत्कर्ष पर उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था। 100 फिल्में करने के बाद वो चले गए थे, डटे रहते, लेकिन उनके मन में एक विराग उत्पन्न हुआ, लेकिन फिर लौटे और लौटे तो ऐसे लौटे कि आज समय उनके पास कम है, अपने परिवार को वो समय नहीं दे पाते हैं, 2 बेटियों जिनसे बहुत प्यार करते हैं उनको वो समय नहीं दे पाते हैं। तो आज इस टीम के डायरेक्टर हमारे साथ हैं राज आशु जी जो बहुत ही प्रॉमिसिंग है। हमारे साथ श्रीवास्तव साहब हैं, राकेश श्रीवास्तव जी जो एक बहुत ही प्रॉमिसिंग एक्टर हैं और बहुत बढ़िया काम वो कर रहे हैं। तो मैं आप तीनों का सबसे पहले तो बहुत स्वागत करता हूँ जी। सबसे पहले संजय जी, थोड़ी सी आपके व्यक्तित्व पर ही चर्चा हो जाए। मैं आपको हमेशा देखता हूं तो पारंपरिक सवालों से कई बार आपको लगता है, हालांकि आप किसी को कभी डपटते नहीं हैं, लेकिन आप सुनते हैं फिर कहते का पूछ लिया यार, वही सब घिसा पिटा, यहाँ से शुरू किया, यहाँ से पकड़ लिया। मैं आपसे कोशिश करूँगा, आपके सामने शिष्य हूँ, कि ऐसी कोई घिसी पिटी सवालों की तरफ ना जाऊँ। लेकिन जब आप एक बार मुंबई से, मैं ये नहीं कहूँगा मुँह मोड़ के चले गए थे और ऋषिकेश में एक ढाबे में आप काम करने लगे थे जो आज भी आपको बहुत प्रिय भोजन बनाना, वहाँ आप जुट गए थे। फिर ऐसा क्या घटा जब सेट्टी साहब ने आपको देखा, फिर फिल्म इंडस्ट्री में लौटे, तो ये राग विराग विराग राग, इसके बीच में क्या मिला आपको? एक बेटे के लिए बड़ा अजीब सा होता है, जो कहा जाता है, कहते हैं लोग कि जब तक पिताजी का गुजरना या खुद पिता बनना ये खुद के एक्सपीरियंस से होता है। मुझे नहीं मालूम था मुझे इतना झटका लगेगा। तो सिर्फ बम्बई से नहीं, सिर्फ हिंदी सिनेमा से नहीं, सिर्फ अपने काम से नहीं, बल्कि लगने लगा नहीं यार, ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं। कभी भी आप कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उनकी बड़ी बड़ी सडन डेथ हुई थी। कभी भी आप कुछ भी हो सकता है। तो ऊपर वाले ने जिस दुनिया में तुम्हें भेजा है, इन चीज़ों के अलावा भी बहुत कुछ चीज़ें हैं जिसको तुम्हें जानना है, चलो निकल पड़ो। अब निकल तो पड़े थे, दिमाग में आया नहीं, अच्छा बंदा वही होगा जो कमाया उस पर हाथ ना डाले कि अब उसी से कमाएंगे। मेरे जीवन का भी एक और फिर एक ऐसा पड़ाव आ रहा है मेरे लाइफ में जिसमें मन कर रहा है थोड़ा चले। हाँ, बॉस आपको लात मार के बाहर निकाले, उससे पहले ही आप बॉस को प्रणाम करके बाहर निकल जाइए। ये एटीट्यूड है। तो क्या करें, क्या करें? तो एक पहाड़ी चचा थे, उनको भी शायद घर से निकाल दिया जाता था, सुबह चलिए शाम में आइएगा। तो वो भी एक जगह कोने में, ढाबा वाबा नहीं था, काके द ढाबा पापे द ढाबा टाइप नहीं था, अपना आते थे, एक पड़ाव था उनका, सालों से आके वहीं बैठे रहते थे। धीरे धीरे उन्होंने वहाँ आग जलानी चालू की। तो जिन लोगों को पहाड़ में ऊपर जाना पड़ता था, शाम 6 बजे एक मैगी दिया, चला मैगी बना देना। तो मैं भी वहाँ बैठा रहता था। मैंने कहा चचा मैं कुछ पैसा देता नहीं हूँ, हम लोग अपना मैगी लाते हैं, अपने अंडे ले आएंगे, अपने चाय की पत्ती लाएंगे, फिर हम उसको बेचेंगे। देख लो मैं तो कहाँ से कर पाऊँगा। अच्छा। तो वही देख लो। तो बैठ करके वहाँ चचा के साथ, अब आप बैठिए चचा, आप बीड़ी पीजिए, चाय पीजिए, मैं एक मैगी बना देता हूँ, ये बना देता हूँ। और जब तक मैगी बनाऊँ तब तक
वही है। तो इसके इतने दिन कैसे ख़राब हो गए कि हमें मैगी बना के खिला रहा है। तो फिर वो उनसे पूछे, ये जो आपका नौकर है क्या जो क्या है, ये कौन है ये? अरे तो फिल्मों में आता है। तो धीरे धीरे वो, जैसे आप जब फेमस होने लगते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें आपको त्यागनी पड़ती है। ये अगर मालूम होता तो शायद मैं एक्टर नहीं बनता उस समय। कभी होंगे फेमस, देखा जाएगा कि मतलब आप दशहरा में जाके कहीं मूर्ति नहीं देख सकते, लोग मूर्ति छोड़ के आपको देखने लगते हैं। अब आप फ़ोटो जाके नहीं खींच सकते, क्योंकि आप एक दो फ़ोटो लेने लगेंगे, लोग आपसे फ़ोटो लेने लगेंगे। किसी बढ़िया भोपाल के दुकान पे जाके खा नहीं सकते। तो ये सारी चीज़ें, तो ऐसा ही सा एक मूड बना था कि अब हट जाओ। फिर मम्मी सब थी, सबको चिंता। मेरे पास एक फ़ोटो थी, पता नहीं वो कहाँ चली गई। मेरी दाढ़ी बढ़ी हुई है, मेरी मम्मी बैठ के बनाओ इसका दाढ़ी पहले। हाँ, और एक फिल्म थी ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट जी। उसके लिए रोहित शेट्टी ने मुझे जिस रोल में कास्ट किया था, भाग्या क्या हुआ क्या नहीं, तो विजय पाटकर मेरे एक अच्छे दोस्त हैं, उसको कास्ट किया गया। फिर भी रोहित भाई का दिल नहीं मान रहा था। पता नहीं, जो लिखा होता है तो ऊपर वाला भी किसी को भेज देता है कि जा बेटा। तो सब कुछ हो करके मुझे वापस चला गया, और मैं हर शॉट देता था ढो जस्ट चिल बोल के, जा करके अपने कमरे में रोता रहता था कि पापा जी को गुजरे हुए अभी 1 महीने हुए। बाप का गुजरना बेटे के लिए ना लगता ऊपर से किसी ने छाता हटा दिया। ठीक कर रहे हैं। पता नहीं वो लोग, मेरी माँ भी हैं, भगवान करे वो लंबी उम्र जिए, वो लोग कैसे जीते होंगे जिनके माँ बाप अनाथ लगते होंगे उनको लोग, कि यार अब तो ना माँ, क्योंकि बचपन से एक प्रोटेक्शन, पिता चाहे जितना भी कमज़ोर है वो पिता होता है। पिता जी। तो ऐसा सा था, इस तरह से वो प्रक्रिया आगे। वो प्रक्रिया। आपका अभिनय, मैं आता हूँ दोनों मेहमानों की तरफ भी। हिंदी में जो एक शब्द है कि आपका अभिनय हम देखते हैं, बड़ी चाक्षुष प्रक्रिया है। वो आँखों को इतना वो रुचिकर लगता है, इतना मन को भाता है। जैसे आपने अभी एक छोटा सा बिंब प्रस्तुत किया, ये एक गहरी निरीक्षण और ऑब्जर्वेशन की प्रक्रिया से आया होगा। ये घंटों आपने किसी योगी की तरह लोगों को, अलग अलग मिजाज के, मूड के लोगों को, उनके मनोभावों का अध्ययन करते हुए आपने ये समय बिताया है। शरद जी, मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मैं एक्टर हूँ। मैंने एक ही ज़िंदगी में बहुत सारी ज़िंदगी देखी। हाँ, क्या बात है, वाह। मैं, एक फिल्म है डेथ ऑन अ संडे, उसमें मरा हुआ आदमी बना, और डायरेक्टर बहुत बढ़िया था। उसने हर उस जगह पे शूटिंग की, शमशान में शूटिंग की। जिस शहर पटना में मेरा जन्म हुआ है, वहाँ मुर्दा बने जा रहे हैं आपको लेके लोग, राम नाम सत्य है, राम। और हम लोगों में होता है ना सबों में, जहाँ मुर्दा देखे राम। हाँ। अरे ये कैसे मर गया, अखबार में कोई मर गया। जब बहुत सीरियस हो जाए तो मैं ऐसे पलट के, ऐसे तो मैंने जिंदा, शूटिंग चल रहा है, शूटिंग। तो हमने सारी ज़िंदगी देख ली। अब जो ये पिक्चर है वो 3 दिन यही करोगे, बड़े होकर के रिक्शा ही उक्सा चलाओगे, वो भी चला के देख लिया, अमीर बन के देख लिया, गरीब बन के देख लिया। तो ये बड़ा एक ऊपर से आशीर्वाद है ऊपर वाले का। योगी की तरह आपने बोला, वाकई में तपस्या है एक्टिंग। मतलब अगर सीरियस एक्टिंग पर जाएंगे, चीज़ों को देखना, चीज़ों को ऑब्जर्व करना, बिल्कुल ठीक। दुनिया की हर जगह पे हर जगह पे आप जाते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। और मुझे शंकराचार्य याद आते हैं कि कायांतरण है ये, हाँ, मेटामॉर्फोसिस है। यस। आप एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते हैं जी। ये आसान नहीं है। और फिर उस शरीर को ढोते भी हैं अपने मस्तिष्क में कई दिनों तक, बहुत उस किरदार को ढोते भी हैं। आपने कहा भी एक इंटरव्यू में, बहुत तकलीफ होती है उसको हटाने में। तकलीफ होती है हटाने में। जी आशु साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। संगीत का एक सुरीला सफ़र, उस सफ़र में खासा नाम, लेकिन डायरेक्टर अंदर कहीं धड़कता तो रहा ही होगा शुरू से, और वो धड़कन जब बढ़ी तो कहा अब वो 3 दिन। ठीक, बिल्कुल। मैं, देखिए, जब आप क्रिएट करते हो, म्यूज़िक करते हो, कहानी लिखते हो, आप एक सेट बनाते हो, तो आपके अंदर एक दुनिया चल रही होती है।
आप कुछ भी आप एक गाना आपको मिलता है कि यार कोई ऐसा सिचुएशन हो गई, यहाँ पे ये मर गया, वो मर गया, ये मर गया, तो आपको भी तो उस जगह पे उतरना ही पड़ता है, तब तो आप सोच पाओगे, ऐसा भाव उत्पन्न होगा। तो कहीं ना कहीं एक दुनिया का सिलसिला तो था ही अंदर, और चलते एक दिन ऐसा लगा कि हाँ मुझे एक फ़िल्म डायरेक्ट करनी चाहिए। वीडियोस कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, तो कैसी फ़िल्म करनी चाहिए। तो मेरा मिजाज जो था कि मैं कभी, मेरे साथ वो है कि हीरो हीरोइन रोमांटिक गाना, ये गाना वो गाना, मैं बहुत बोर हो चुका था उनसे। मुझे एक अच्छी फ़िल्म करनी थी जो दुनिया की फ़िल्म है, जिस दुनिया से मैं आया हूँ, मैं शहडोल से गया हूँ वहाँ, तो मुझे वो देखना था कि वो दुनिया दिखती कि नहीं दिखती। तो ऐसी कहानी बनाई गई, रिक्शे वाले की कहानी बनी। आप जब देखेंगे बहुत मज़ा आएगा। एक आम जिंदगी की कहानी है। बिल्कुल ठीक है कि एक संगीतज्ञ जो है वो और सूक्ष्म चीज़ों को पकड़ता है, क्योंकि वो संगीत की जो गहरी संवेदना है जो ईश्वर तक जाती है वो वहाँ के उस स्कूल से आता है। राकेश जी, एक अभिनेता के तौर पर जब संजय जी जैसा व्यक्तित्व सामने हो तो एक बड़ी गहरा चुनौती भी आती है और एक आश्वासन भी आता है कि लेवल हो तो ऐसा रखना है, प्रयास करना। आपकी कैसी अभिनय यात्रा रही और किस किरदार के साथ आप आगे बढ़े हैं इस फिल्म में? पहली चीज़ तो ये है कि संजय हमारे मित्र हैं जी, और ऑफिस 7 साल हमने किया आपने किया है जी। साथ में। जी। तो एक अभिनेता की जो केमिस्ट्री होती है वो तो हम लोग एक दूसरे को बतौर अभिनेता समझते ही थे, जानते थे, इसलिए, और हम दोनों धरातल के अभिनेता हैं, इसलिए हमें उस लेवल पे कोई प्रॉब्लम नहीं आई कभी भी काम करते वक्त। हाँ, जहाँ तक किरदार का सवाल आप पूछ रहे हैं, तो ये एक रिक्शे वाले की कहानी है। हर रिक्शे वाले के जीवन में या किसी भी आम इंसान के जीवन में एक दोस्त होता है, तो ये चाय वाला उनका दोस्त है। हाँ, वाह वाह वाह। और आपको भी हमने जिस तरह से चरित्र को आत्मसात करते देखा है अलग अलग किरदारों में, तो एक अनकही, दोनों मित्र एक दूसरे को एक अनकही चुनौती के साथ भी अभिनय यात्रा पर आगे बढ़ते रहे होंगे, क्योंकि श्रेष्ठ को और संपूर्ण करता है। जी नहीं, देखिए क्या है कि जैसा हमने बताया हम लोग दोनों धरातल के लोग हैं, तो उसमें क्या, हाँ, जैसे अभी इन्होंने कहा कि हम स्क्रिप्ट बाद में पढ़ते हैं, बहुत बाद में, पहले हम सुनते हैं जो हमारे लेखक निर्देशक हैं, वाह, उन्होंने क्या सोचा है, उनकी क्या सोच है, उनका क्या कन्विक्शन है चीज़ों को ले करके। जब वो हम समझ लेते हैं, उसको आत्मसात कर लेते हैं ना, तब हम स्क्रिप्ट को पढ़ते हैं। तो उससे फ़ायदा ये होता है कि हम उनकी सोच को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। बहुत सुंदर बात कही आपने, बहुत सुंदर। ये रियल प्रोफेशनलिज्म है जो कि आप अपने व्यक्तित्व को, अपने अनुभव को पीछे छोड़कर आप डायरेक्टर और स्क्रिप्ट के साथ न्याय और आत्मसात करने की कोशिश, तभी जस्टिफाई आपका ए किरदार बी किरदार से, हाँ, और सी किरदार से अलग होता है। अलग होता है। वाह वाह, बहुत बढ़िया। सर, जीवन में जब भी नैराश्य आता है, मेरे जीवन में भी खूब आया, और जब नैराश्य आया तो कभी योगी कथामृत की तरफ मुड़े, कभी विवेकानंद जी की तरफ मुड़े, कभी गीता की तरफ मुड़े कि अर्जुन थर थर काँप रहे हैं तो हमारी क्या बिसात है। हम मध्यम वर्गीय लोग कहीं ना कहीं संबल ढूंढ लेते हैं, लेकिन आज की जो पीढ़ी है, आपके अपने बिहार से आने वाले सुशांत सिंह किस कमज़ोर क्षण में गए कि जब उन्होंने अपनी लीला, अपने को समाप्त करने का निर्णय ले लिया। आज की, मैं नहीं कहता कि कोई तुलना नहीं है, बहुत अच्छी पीढ़ी है आज की, लेकिन तनाव से लड़ने का मैकेनिज्म शायद परिवार ने नहीं सिखाया, समाज ने नहीं सिखाया और इंस्टीट्यूशंस ने नहीं सिखाया, जैसा शायद आपने एनएसडी में सीखा। जी देखिए, आज की पीढ़ी बहुत अपने में रहने वाली। जी, हम लोग स्कूल से आते थे, गिल्ली डंडा तो क्रिकेट। आज की पीढ़ी उठती भी उसी पर है, सोती भी उसी से, सिर्फ अपने में रहने वाली पीढ़ी। अभी तक उस पीढ़ी को अभी वो बच्चे ही हैं, ग्रो होते हुए नहीं देखा है कि क्या रिजल्ट क्या निकलेगा। अभी जो 10-12 साल के बच्चे हैं, अभी बहुत इतने छोटे छोटे बच्चे, मम्मी खाना खिला रही होती है, वो ये चीज़ हम लोगों ने नहीं देखा। हम लोग कहता था खाना लाओ, साले को थाली में है, तड़ 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 तड़, अरे नीचे, हाँ गट्टू वेट कर रहा है यार, भागो जल्दी। आज चाहिए हर बच्चे को, मेरा इंटरव्यू सुनने वाले लोग कहेंगे हाँ यार, मेरे बच्चे को भी चाहिए
तो पता नहीं है क्या होगा, कैसे लोग निकलेंगे। आदमी जीवन में रिलेशन बनाता है कि बॉस मेरे बुरे क्षण में कम से कम 5 लोग तो आ जाए। आप तो आगे अब क्या होगा जब आप इतने ही रिलेशन बना ले, रिप लिख देंगे, लेकिन कंधा देने वाला, तो ये आप अपने आप समाज से अलग होते जा रहे हैं। ये बताइए मुझे, डर से लड़ने का मंत्र क्या है? संजय मिश्रा जी डर से लड़े, भय से लड़े, क्या उसकी गहरी गुफा में प्रवेश करके ही निर्भय हुआ जा सकता है? देखिए, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये ज़िंदगी, मैं एक्टिंग ना, मैं यहाँ पे एक्टिंग करता हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में एक्टिंग करता हूँ, लेकिन जब एक्टिंग करता हूँ तो उसमें ज़िंदगी देता हूँ। आहा, क्या बात, वाह 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 वाह। जब उसमें एक्ट, तो जब आप ये जान के ज़िंदगी जिएंगे कि अरे गुरु, ये मेरे बच्चे हैं, इनको मेरा बच्चा ऊपर वाले के नाटक में बनाया गया है, खामखा उम्मीद में मुझे नहीं जाना, बिल्कुल नहीं जाना। मैं इनका बाप हूँ, इनको मुझे ऊपर वाले ने, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे दोस्त हैं, और सब एक दूसरे के लिए एक्टिंग कर रहे हैं, सब अपने अपने डायलॉग बोल रहे हैं, और जिस दिन जिसका एग्जिट होगा, एग्जिट हो जाए। ये नया कैरेक्टर आया है इस नाटक में। आप जिस दिन इस एटीट्यूड से जीने लगेंगे ना, आप सबको माफ़ करते हुए जाएंगे। बड़ी गहरी बात है सर, ये तो कोई दार्शनिक बोल रहा है सर, सुनिए बड़े प्रेम से इसको। मतलब जिस दिन इस एटीट्यूड से जिएंगे और जिस दिन हम सिनेमा में ज़िंदगी दिखाने लगेंगे, तब वो बात यहाँ आके लगेगी, तब आप कहेंगे हाँ यार, ये एक्टर बड़ा, इसके पॉजेज, इसका सब कुछ ऐसा लगता है ज़िंदगी है। तो यहाँ बिल्कुल यार, ये इस पात्र का मुझे गाली देना, देखो ये कोई लाइन भी है कि प्रभु इसको माफ़ करना, इसको शायद मालूम नहीं है क्या बोल रहा है। तो इस एटीट्यूड से जिएंगे तो ज़िंदगी बड़ी हल्की हो जाएगी। उसके जूते मेरे चप्पल से अच्छे कैसे, तनाव का एक कारण। अरे यार, मैं लुंगी कुर्ता ऐसे जाऊं कि नहीं जाऊं? नहीं, मैं चलता हूं। किसी ने नहीं कहा मैं सुबह से ऐसे घूम रहा हूं, अरे सर क्या, और मुझे लगा मैं ऐसे घूमूं तो शायद मैं अपने संस्कार को, जो यंग लोग मुझे पसंद करते हैं, अरे संजय भाई ऐसा पहन सकते हैं तो हम क्यों नहीं? 300 रुपए की लुंगी, बिल्कुल ठीक है, है कंफर्ट का जवाब नहीं, कंफर्ट का जवाब नहीं। और ये हमारी परंपरा है। मैं विदेशों में भी ऐसा ही घूमता हूँ कि उनको कोई बुरा नहीं लगता भाई, ये हमारा पोशाक रहा है हम लोगों का। अब हम धीरे 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 ना पैंट जीन्स, और मैं भी वो सब पहनता हूँ, लेकिन ज़िंदगी को बहुत नाटक की तरह लो। ये पूरी ज़िंदगी वाकई में नाटक। बहुत खूबसूरत बात सर, मुझे खुद एक बड़ा अच्छा मैसेज मिला है कि ज़िंदगी तो अभिनय है सर, आप मानिए न मानिए, सब कोई अभिनय कर रहा है, सब अभिनय कर रहे हैं। मैं भी इस समय जो एंकरिंग निभा रहा हूँ, इसमें पूरे समय सचेत हूँ एक अभिनेता की तरह कि कैसा दिख रहा हूँ, कैसा सवाल पूछ रहा हूँ। लेकिन इनकी ये बात मुझे बहुत खूबसूरत लगी कि जब आप परफॉर्म कीजिए तो वहाँ ज़िंदगी डाल दीजिए। जैसे मैं अगर एंकरिंग कर रहा हूँ तो मेरी एंकरिंग में ज़िंदगी नहीं है, कहानी ख़त्म है गुरु, कुछ भी नहीं चलेगा, समझ जाइए, टेंशनवा मत पालिए। सर जो कह रहे हैं, अद्भुत मंत्र मिला है। मध्य प्रदेश के शहडोल से सपनों की नगरी की यात्रा, मैं अवरोधों पर बात नहीं करूंगा, वो तो आते ही हैं, आएंगे ही, लेकिन आपके व्यक्तित्व की सरलता, आपके चेहरे पर भी वही की वही अंकित है अभी, वही एक शर्मीली सी, लजीली सी मुस्कुराहट, कोई ऐसा बोध नहीं कि एक बड़ी फिल्म फाल्कन अवार्ड लेकर, यस वी डिड इट। देखिए सर, ये सब ईश्वर की कृपा होती है, सब अच्छा ही काम करते हैं, वो किसी किसी पे हाथ रख देता है बस। बाकी आप अपना कर्म करते जाइए, सच्चे मन से करते जाइए सर, बाकी तो सबके। और ज़िंदगी में वो 3 दिन तो है, जो जिंदगी में वो 3 दिन तो हैं। और राम भरोसे जी की ये यात्रा, जी उसमें राजेश शर्मा जी, हमारे सर राकेश जी, चंदन सान्याल साहब, ये किरदार जिस तरह से उसको एक बहुत ही शानदार और मिस्ट्री से भरी स्टोरी बनाते हैं। आपने कहा चंद कि इनके चेहरे पर अंकित है, और इनका नाम अंकित पांडे है, तो अंकित तो होगा ही। वाह वाह वाह। राकेश जी, आप भी सहजता के इसी स्कूल से आते हैं, बड़ा मुश्किल है सर सहज होना, सबसे कठिन है सरल होना। वही मैंने कहा ना, हम संस्कार से जो चीज़ें मिली हैं उसमें यही चीज़ सिखाई गई है कि पापा हमारे यही कहते थे
कि चाहे जितने भी बड़े हो जाओ जीवन में, अपनी मिट्टी कभी मत छोड़ना। तो उन्हीं के जो मिट्टी दी हुई है वो हम रखते हैं और मस्त होकर के जीवन जीते हैं। इसलिए हमारे ऊपर ये असर नहीं है कि हम अगर ये ख़राब हो गया तो क्या होगा, या अच्छा हो गया तो क्या होगा, बस हम हैं और हम जो करना चाहते हैं वो कर रहे हैं। जिस तरह की फाल्कन अवार्ड लंदन में धूम मची, जिस तरह से उसके बाद गोल्ड अवार्ड आप लेकर आए, क्या उस मीडिया की, वहाँ के लोगों का क्या रिएक्शन था? किस तरह की फिल्म में क्या कंटेंट उनको बड़ा लुभाया इसमें? जी सर, फिल्म की सिंपलिसिटी, सर की तरह, आपकी तरह, वाह। उनको ये नहीं लगा कि 400 डांसर नाच रहे हैं, पीछे एक बहुत बड़ा सेट लगा हुआ है। उनको लगा जो एक्चुअल दुनिया होती है वही दिखाई दे रही है, और उनको ऐसा लगा कि वो दुनिया कहीं हम मिस कर रहे हैं। जो पहले होता था, आप अमोल पालेकर साहब की फिल्म में देखिए, बासु चटर्जी साहब की फिल्म में देखिए, सत्यजीत रे साहब की फिल्म में देखिए, तो कहीं ना कहीं ये सिनेमा बहुत दिन से मिसिंग था। जी सर, आगे किस तरह आप जीवन को देखते हैं? हालांकि सबसे अच्छी बात यही कही जाती है कि जीवन जैसा आए वैसा स्वीकार करिए, और आप तीनों मुझे उसी फिलॉसफी ऑफ स्कूल के बहुत गहरे विद्यार्थी दिखते हैं। फिर भी आगे के लिए क्या प्लानिंग? अभी मतलब मैंने कहा प्लान कुछ नहीं है, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया। वाह। हर खाक को धुएं में उड़ाता चला गया। आज तक वैसे ही कर रहा हूँ, आगे भी वैसे ही करूँगा। कहीं कुछ समझ में आएगा तो कर लूँगा। बाबूजी से जो आपका रिश्ता है इतना गहरा है, तो बाबूजी को तो मैं प्रणम्य करूँगा। इतना अद्भुत उन्होंने स्नेह दिया होगा पूरे परिवार को, न सिर्फ आपको, कि वो एक मूर्धन्य पत्रकार तो वो रहे ही, लेकिन क्यों आपकी स्मृतियों में, ये सवाल क्यों शब्द उचित नहीं होगा, लेकिन उनका स्नेह, उनकी बरगद की छाँव, थोड़ा सा बताइए उनके बारे में। उन्होंने मुझे खुशबू दी, उन्होंने मुझे संगीत दिया, आगे बढ़ने का हमेशा उनको, जानते थे कि फ्लॉप बच्चा है, लेकिन एक हमेशा सपोर्ट किया, हमेशा। मतलब शास्त्रीय संगीत सुनने का, उनके गोद में बिठा लेते थे, सामने कोई बजा रहे होते थे, ये चीज़ दिया उन्होंने। मैं वैसे ही व्यक्तित्व का आदमी हूँ, बनारस से उनको बहुत प्यार, और मैं बनारस जीना चाहता हूँ, मैं बनारस बनना चाहता हूँ। शायद ही कोई पागल कहेगा कि मैं ये शहर बनना चाहता हूँ। वो जो शहर है बनारस में, बनारस में, तो ये सारी उनके दोस्त, मैं हमेशा कहता हूँ आपका व्यक्तित्व आपके आजू बाजू के लोग बनाते हैं, और जिसको चुनते हैं आप, बनाते आप ही, लेकिन आप किस तरह के लोगों को चुनते हैं अपनी लाइफ में, इसको मैं कहीं पसंद करता हूँ। तो इसमें संगीत भी है, इसकी वो मुस्कुराहट भी है, इनको मैं पसंद करता हूँ, तो इनका ये अल्हड़पना भी है। कहीं तो मेरे ही जैसे लोग होंगे, आप ही के जैसे, कहीं ना कहीं उनके मेरे जितने भी दोस्त हैं। तो पिताजी का ये सब जो भौकाल था ना, बहुत सीधे साधे थे, कभी मारा नहीं। जब मैं एक बार बहुत ही बार फेल होता गया तो उन्होंने मारा था, और मम्मी से कहा था जब तक ये लड़का भीख नहीं मांगेगा मैं खाना नहीं खाऊंगा। गुस्से में बोल गए थे। वो भी आशीर्वाद ही था। जब हम उसके बाद बीमार उमार हो गए तो मेरी एक फिल्म आई थी आलू चाट, और मैं इतना एंटीबायोटिक वगैरह खिला दिया गया था कि मैं बिल्कुल ऐसा था। उन्होंने मुझे खड़ा किया कि नहीं संजय उठो, और सारे अपने दोस्तों को फिल्म हॉल में लेके गया, अपने दोस्तों को। फिल्म हॉल में कोई बहुत ही तंग कर रहा था मुझे, सर एक फ़ोटो, सर हाँ, इंटरवल में आप गन लेके आए, सिक्योरिटी वाला था, सर ये गन आप मेरे ऊपर ऐसे रखो, एक फ़ोटो। मैं बहुत तेज चिल्लाया। लिफ्ट में उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें ऐसे चिल्लाना नहीं चाहिए, जिस तरह के प्रोफेशन में तुम जा रहे हो। मैं चिल्ला दिया उन पे, आपको क्या पता, इतनी एंटीबायोटिक, और एंटीबायोटिक में होता है कुछ इरिटेशन वगैरह, आपको क्या पता क्या होता है, ऐसा ही। और उनके सारे दोस्त उनको देखे, उन्होंने नज़र झुका लिया। और उसके 5 दिन बाद वो एक्सपायर हुए। 5 दिन, पता नहीं कितने दिन बाद, थोड़े ही दिन बाद
और जब मैं उनके डेड बॉडी पर पहुंचा हूं, मैं उनको देखा तो उनकी हर एक की एक अपनी स्मेल होती है। पहले पिताजी का अलमारी खोला, किताबें भरी होती थी, अगरबत्तियों की, कुछ इत्रों की, और मैं सूंघता रह रहा था उसको। एक डायरी पे नज़र पड़ी, लास्ट उन्होंने लिखा था कि आज संजय ने, इंग्लिश में लिखते थे वो कभी डायरी, कि मुझे ह्यूमिलेट या ऐसा कोई शब्द लिखा। सर सिर्फ मैंने 3 सेकंड कहा भगवान से, उनकी आंखें खोल दो, मैं गला काट के सर पे, मतलब ये मेरे जीवन भर के लिए हो गया कि संजय ने मुझे मेरे दोस्तों के सामने ह्यूमिलेट किया, जबकि मुझे मालूम ही नहीं था कि ये लाइन जो है मेरे जीवन में, तो ये होते हैं, मतलब मेरे पिताजी से रिलेशन था। सर आप मुझे मेरी पिताजी की स्मृतियों में भी ले गए, क्योंकि संजय मिश्रा अनंत हैं और उसका कुछ अंश मेरे भीतर भी हो सकता है, होगा ही। मैं भी पिताजी संसार में नहीं है, उनसे अपने संबंधों को याद करता हूँ तो कई बार अपनी ऊंची आवाज़ पर अपने को सूली पर टांगता हूँ, और उनका वो नज़र झुका लेना आज भी ऐसा लगता है कि वो एक क्षण के लिए प्रकट हों और मैं चरण धोकर कहूँ कि मैं दुनिया का सबसे नालायक बेटा हूँ आपका। आप अपना हाथ रख दीजिए और आपके आशीर्वाद से ही हूँ जहाँ हूँ आज, क्योंकि सही बात है, शंभूनाथ मिश्र होना अद्भुत है। आज उनकी गंध लेकर ही, उनके आशीर्वाद से ही संजय जी एक बहुत ही जीवंत अभिनेता इस मायने में है, वास्तविक अभिनेता इस मायने में है कि वो जीवन को तो अभिनय की तरह लेते हैं, लेकिन अभिनय में जीवन डालते हैं, अभिनय को जीवंत करते हैं। क्योंकि ये बिना कहे उनके पिताजी ने उनको सिखा दिया था कि जो भी काम करो जीवन में संपूर्णता से करो। सर बहुत आनंद आया संजय जी। इनके पिताजी ने एक बड़ी अच्छी बात इनको कही थी जी, कि अगर चमड़े का काम कर रहे हो तो बाटा बनना, वाह वाह, और लोहे का काम कर रहे हो तो टाटा बनना। वाह। और जीवन का दुर्भाग्य ये है जी कि जो कुछ भी हुआ आज पिताजी के बदौलत हूँ, लेकिन जब मैं बना तो पिताजी नहीं थे देखने के। ये हम सब की त्रासदी है, पूर्ण होगी, लेकिन वो देख रहे हैं कहीं से, किसी अव्यक्त स्थान से, अमूर्त रूप में हमारे सबके पिता हमें देख रहे हैं, आशीर्वचन दे रहे हैं और कह रहे हैं कोई बात नहीं यार, एक पिता ही ये कह सकता है, गलतियां हो जाती हैं यार, भूल जाओ इसको, फॉरगेट इट, भूल जाओ। लेकिन एक किसी स्टैंड अप कॉमेडियन ने कहा था, उससे ख़त्म करूंगा, मेरा बहुत प्रिय वाक्य है कि पिता जाने के बाद ही समझ में आते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य जिनके पिता हैं, समझ ही है उनके जीवित रहते हैं, उनको कभी माता पिता दोनों संपूर्णता में पितृपक्ष अभी हमने मनाया। बहुत शुक्रिया संजय जी, बहुत शुक्रिया राकेश जी, बहुत धन्यवाद आशीष जी, अंकित जी, प्रणाम, नमस्कार।